नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे ट्राइबल पर टशन। मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों पूरी तरह से ट्राइबल पॉलिटिक्स पर केंद्रित हो गई है। जनजातीय गौरव दिवस से सियासत के केंद्र में आए आदिवासी समुदाय को अपने पाले में करने की खींचतान का दौर भी शुरू हो गया है। स्वतंत्रता संग्राम के जननायक बिरसा मुंडा की जन्मतिथि मनाने के बाद अब चर्चा में टंटिया मामा का बलिदान दिवस है। प्रदेश की आजादी के लिए बिरसा मुंडा की भांति मामा टंटिया ने भी अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया था और आदिवासी समुदाय की अस्मिता, सम्मान और देश के लिए संघर्ष किया था। उनके बलिदान दिवस 4 दिसंबर पर उनकी जन्मभूमि कर्मभूमि पातालपानी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़े आयोजन की तैयारी में हैं। आदिवासी समुदाय के बीच सक्रिय जय युवा आदिवासी शक्ति संगठन जेएस भी आदिवासी समागम को लेकर तैयारियां कर रहा है। यह आयोजन उनकी प्रतिष्ठा के साथ अस्तित्व का भी सवाल बन गया है। और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि यदि पीछे रह गई है तो कांग्रेस भी, लेकिन करना वो भी चाहती हैं, लेकिन फिलहाल आदिवासियों को साधने में है। लेकिन बीजेपी की कोशिशों को वोट बैंक की राजनीति करार दे रही है। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि आदिवासियों के लिए सब बहुत सारे दावे करते हैं, करना चाहते हैं, जो भी सरकार होती है वो वादा करती है, जो नहीं कर पाता वो आरोप भी लगाता है। लेकिन असल में आज हम वर्तमान समय में देखें तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि उनकी क्या स्थिति है, आदिवासियों की क्या स्थिति है। और मध्य प्रदेश की राजनीति में यदि देखा जाए तो बड़ा फेरबदल हम 2018 में भी देख चुके हैं कि किस तरीके से, और आदिवासी वोट बैंक जो है वो बहुत अहम रहा है। मैं और आगे आंकड़ों पर भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं, इस चर्चा को भी बढ़ाएंगे, सुनते हैं। टंटिया मामा जो हमारे शहीद महानायक थे, क्रांतिकारी थे, महापुरुष थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनका बड़ा कार्यक्रम अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत पाताल पानी में 4 अब महत्वपूर्ण ये है कि आदिवासियों पर केंद्रित हुई एमपी की सियासत, बहुत कुछ किया जा रहा है, बहुत कुछ करने की बातें हैं। सवाल एक ये भी आएगा कि आखिरकार अचानक से इतनी चीजें अभी क्यों हो रही हैं। हम इस पे सवाल नहीं उठा रहे हैं कि आदिवासियों के लिए नहीं करना या हो गया आयोजन तो क्यों हो गया, इसके पीछे क्या मकसद था। अच्छा है, करना चाहिए, जिसकी भी सरकार है जो भी करता है अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल में इसका मकसद क्या है। और अब देखिए, बहुत जल्दी जल्दी ये तमाम चीजें हो रही हैं। बिरसा मुंडा के बाद अब टंटिया मामा की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर ये लोग तो चले गए, आज जीवन में नहीं है, लेकिन बहुत कुछ करके गए हैं। अब इस समुदाय से जुड़े जो लोग हैं उनका विकास कितना हुआ है, उनको क्या मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कई मेहमान हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और जेएस के अध्यक्ष हैं रविराज बघेल जी। रविराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गुलरेज जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आयोजन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर रही है। क्या मकसद है, क्या देना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए तो नहीं क्योंकि चुनाव? देखिए राखी, बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग पत्रकार एक बात नहीं जानते हैं कि जयप्रकाश नड्डा जी ने जितने भी मोर्चे हैं, इन सारे मोर्चों का एक रिसर्च एंड पॉलिसी विंग का निर्माण किया है। चाहे वो किसान मोर्चा हो, चाहे अल्पसंख्यक मोर्चा हो, एससी मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, एसटी मोर्चा हो, तो नड्डा जी ने सारे मोर्चों के लिए रिसर्च एंड पॉलिसी विंग का निर्माण किया है। और उसका काम ही ये होता है कि इन सभी वर्गों का उत्थान कैसा हो। तो उसमें जो हमारे एसपी मोर्चा है, उसके जो नीति और शोध वालों ने बताया कि उनके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण चीज है विकास, और विकास के साथ समाज का मेन स्ट्रीमाइजेशन, क्योंकि मेन स्ट्रीमाइजेशन से ये समाज जो था वो पिछले 60-70 साल से और उससे भी ज्यादा से काफी पीछे रहा। तो उसका जो मेन स्ट्रीमाइजेशन करना है, उसको मुख्य धारा में विलय करना है, उसके लिए केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि समूचे भारत में देखिए
प्रधानमंत्री का कहीं पर आना और प्रधानमंत्री के द्वारा किसी चीज को स्थापित करना, ये पैन इंडिया के लिए होता है कि न केवल किसी प्रांत विशेष के लिए। तो मध्य प्रदेश समेत पूरे भारत में इस पूरे वर्ग को हम मुख्य धारा में विलय करना चाहते हैं। और विलय किस प्रकार से करना चाहते हैं कि उनके जो प्रतीक हैं, जो उनके संस्कार हैं, जो उनका कल्चर है, वो इंटैक्ट रहे, उस पर कोई मेन स्ट्रीमाइजेशन का प्रभाव नहीं पड़े, लेकिन उनका मेन स्ट्रीमाइजेशन भी हो, उनकी उन्नति भी हो। और इसी के मकसद से भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ये काम कर रही है। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है रविराज बघेल जी, जयस का एक अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो आयोजन हो रहे हैं या हुए हैं और आगे भी जो प्लानिंग है, कहीं ना कहीं ये जयस के प्रभाव को कम कर सकता है। लगता है आपको ऐसा? रविराज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, बिरसा मुंडा के बाद अब टंटिया मामा की बारी है और एक बड़े आयोजन की तैयारी कर रही है सरकार। चुनाव जीवी लोग हैं, चुनाव के लिए कुछ भी करेंगे। मिशन 2023 सामने है। शिवराज जी, बेहतर होता अपने 17 साल के कुशासन की कुछ उपलब्धियां अगर उनके पास होती तो उनको लेकर चुनाव क्षेत्र में जाते। जातिगत आधारित राजनीति न कभी कांग्रेस ने करी है और भारतीय जनता पार्टी सदैव ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। वर्ग संघर्ष कराकर इन्होंने सत्ता हासिल करी है, हमेशा वही प्रयास इनका है। शिवराज जी भूल चुके हैं, आज से 2 साल पहले 2018 विधानसभा चुनाव के पहले इनके डायलॉग थे, कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। माई के लालों ने इनके नीचे से कुछ भी खींच ली थी और ये आज भील भिलाला आदिवासी SC ST वर्ग की हितों की बात करते हैं। बेहतर होता उनके लिए कुछ किया होता 7 सालों में, या मोदी जी ने, या 17 सालों में शिवराज जी ने। कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान के अनुरूप ही हमेशा पे कार्य किया है। माननीय अम्बेडकर जी के नाम पर कई ऐसे सार्वजनिक उपक्रम, कई ऐसे शिक्षण संस्थानों को खोला है जिनके माध्यम से आदिवासी वर्ग, SC ST वर्ग लाभान्वित हुआ है, शिक्षित हुआ है और रोजगार से जुड़ा है। तो इस प्रकार का कोई उल्लेखनीय कार्य मोदी सरकार ने केंद्र में या शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में तो कतई नहीं किया है। इन्होंने सर्वाधिक शोषण करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने इस वर्ग का शोषण किया है। ये मैं नहीं कहता, कांग्रेस पार्टी नहीं कहती, NCRB के जो आंकड़े हाल ही में आए हैं उनके द्वारा इस बात को साबित किया गया कि मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग, जनजाति वर्ग के ऊपर सर्वाधिक अत्याचार हुए हैं। श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो घटनाएं घटित हुई हैं, नेमाबाद, नीमच, खरगोन, बालाघाट, ये भी साबित करती हैं इस बात को। तो सिर्फ बातें, झूठे आश्वासन और झूठे भाषण, यही है शिवराज जी का शासन। जनता भली भांति समझ चुकी है। निश्चित रूप से 2023 में पुनः शिवराज जी मुंह की खाएंगे। बेहतर होता आदिवासी जनजाति वर्ग के नाम पर इतिहास को बदलने वाले अगर शिवराज जी अपनी कुर्सी पर किसी आदिवासी वर्ग के नेता को बिठा दे तो आदिवासी वर्ग शायद संतुष्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए रविराज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी। चलिए, जिस तरीके से एक बात तो है, हम राजनीति की यदि बात करें तो आदिवासी वोट बैंक का कितना प्रभाव है ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं। 20% के लगभग आदिवासी वोट हैं। विधानसभा की 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 70 से अधिक सीट पर आदिवासी मतदाताओं का प्रभाव है। अभी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है या प्रयास कर रही है या बड़े बड़े जो आयोजन हो रहे हैं, और निश्चित तौर पर एक बदलाव 2018 में जरूर दिखा, लेकिन इसके पहले के आंकड़े उठाकर देखें तो कहीं ना कहीं एक मिली जुली चीजें दिखी हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी अच्छा साथ दिया है आदिवासी वोट बैंक के थ्रू, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभाव देखिए पड़ता है, जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं, और कांग्रेस को भी साथ दिया गया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या लग रहा है कि ये जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बिरसा मुंडा और अब उसके बाद टंटिया मामा के लिए जो कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, ये आदिवासी वोट बैंक को साधने की कवायद है और इससे कांग्रेस का या जयस का प्रभाव कम होगा? देखो, निश्चित ही मैं आपको पहले कहना चाहता हूँ कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो
टंटे मामा की जो मूर्ति नाम पर जो चौराहे का नाम रखा है, एक और जो बस स्टैंड के चौराहे पे नाम रखा है जिस तरह टंटे मामा को आज याद है। आज आजादी के 70 सालों बीत जाने के बाद भी कांग्रेस की सरकार रही या भाजपा की सरकार रही है, दोनों ही राजनीतिक दलों ने कहीं न कहीं आदिवासी क्रांतिकारियों का इतिहास को दबा के रखा गया। लेकिन आज जिस प्रकार से जयेश ने जमीनी स्तर पर जो काम किया है, जो जयेश ने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया है, उसी का आज परिणाम निकला है कि ये आज दोनों ही राजनीतिक दलों में आदिवासी मुख्य केंद्र बना हुआ है। भले वो चाहे राजनीति हो या सामाजिक मुद्दे को लेकर, लेकिन आज आदिवासियों को कम से कम मुख्य धारा में और या आदिवासियों को कम से कम सरकारी चर्चा में लाने के लिए जो प्रयास कर रही है, वो उसके लिए हम काफी उनका शिवराज सिंह चौहान जी को भी धन्यवाद करते हैं। आज जिस प्रकार से जयेश युवाओं ने कतार की आखिरी पंक्ति में खड़े हर वर्ग की आवाज को जो बुलंदी के साथ उठाने का जो काम किया है, जिससे आज आदिवासी मुद्दे पर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार दोनों कहीं न कहीं चर्चा में आदिवासियों को मुद्दों को लेने लगी है। लेकिन इस प्रकार से आदिवासियों का अगर जयंती मनाने से या आदिवासियों के चौराहे के नाम रखने से अगर आदिवासियों का विकास होगा या आदिवासी उनकी ओर डाइवर्ट हो गए तो कतई संभव नहीं होगा। क्योंकि आदिवासी के अगर आप वास्तव में विकास चाहते हो तो संविधान में दिए गए उनको प्रावधानों को आपको धरातल पे लागू करना पड़ेगा। 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को धरातल पे लागू करना पड़ेगा। आज पूरे प्रदेश में आदिवासी समुदाय में जिस प्रकार से सरकारी स्कूलों को बंद कर आदिवासी समुदाय के बच्चों को स्कूल के जो दफ्तर पे जाने के लिए आज दूर दूर तक जाना पड़ रहा है और सरकारी स्कूलों को बंद करने का जो निर्णय ले रहे हैं। आज प्रदेश में सरकार विगत 2013 से अभी तक कोई भी ऐसी भर्ती परीक्षा नहीं आई जिससे बेरोजगारी इस कदर बढ़ी हुई है। आदिवासी समाज के साथ साथ संपूर्ण वर्ग में जो बेरोजगारी की एक समस्या जो विकराल रूप ले रही है, जिसमें जो युवा पीढ़ी है, मुख्यतः जयेश में हमारे साथ में युवा पीढ़ी जुड़ी हो, किस प्रकार से बेरोजगारी के कलंक से कलंकित हो रहे हैं। दूसरी चीज पलायन की जो समस्या इसीलिए बढ़ी है क्योंकि आज रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। तो ये बेसिक मुद्दे हैं, जल जंगल जमीन के मुद्दे हैं। आज आदिवासी क्षेत्रों में पलायन इस कदर बढ़ा हुआ है, कुपोषण की समस्या इस कदर बढ़ी हुई है, बेरोजगारी एक विकराल, तो धरातल पर इन मुद्दों को अमल करना पड़ेगा तो ही आदिवासी सरकार के साथ जुड़ेंगे। अन्यथा किसी भी पार्टी को कहने से आदिवासी हितैषी बनने से या बताने से आदिवासी हितैषी नहीं हो सकते। अगर वास्तव में आप आदिवासी की हितैषी है तो संविधान में उनको दिए गए प्रावधानों को, बेरोजगारी की समस्या है, कुपोषण की समस्या है। वही देखिए रविराज जी, मैं बहुत संक्षेप में एक बात जानना चाह रही हूँ क्योंकि वो चर्चा का पूरा मुद्दा आज वही है कि क्या इन महापुरुषों का मान बढ़ाकर वोट साधने की कवायद है भारतीय जनता पार्टी की, या फिर वाकई में आदिवासियों के लिए कुछ करना चाहते हैं? क्योंकि वर्तमान स्थिति आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सरकार किसी की भी रही हो, असल में वो कैसा जीवन आज भी जी रहे हैं, किन चीजों की कमी है और क्या उनके साथ होता है। नहीं, वास्तव में जो आदिवासियों को सम्मान या मान लेकर जो काम करने से कभी भी किसी भी प्रकार से आदिवासी का विकास संभव नहीं है। हम इस पहल के लिए हम उनका तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं कि कम से कम आदिवासियों के जो महान क्रांतिकारी उनको आज सरकारें लेकर आ रही है, उनके नाम पर आयोजन किए जा रहे हैं। लेकिन इससे इनके नाम पर आयोजन करने से क्या आदिवासियों का विकास किसी प्रकार से संभव नहीं है, ना ही आदिवासी इनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि आदिवासी चाहता है विकास। आज आदिवासी आज भी गरीबी की इस कतार के आखिर पंक्ति में लंगोटी पहनकर आदिवासी खड़ा है। आज उसके पास बेसिक बुनियादी सुविधा नहीं है तो कैसे विकास होगा। आज वास्तव में आदिवासी के विकास करना चाहते तो उनके संविधान में जो दिए गए प्रावधानों को धरातल पे लागू क्यों नहीं कर रहे, अमलीकरण क्यों नहीं कर रहे उन चीजों को। तो ये चीजें क्यों नहीं कर, आज बेरोजगारी की समस्या इस कदर बड़ी उस पर बात क्यों नहीं करते। आज 1 लाख के पद इतने सारे वर्षों से विगत खाली पड़े, उनको भरने की कवायद नहीं करते हैं तो विकास नहीं कर रहे और एक तरफ इनकी महान क्रांतिकारियों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसे में कभी आदिवासी के साथ खड़े नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है बहुत स्पष्ट आपने अपनी बात रख दी है। गुलरेज जी, बात वही आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ, देखिए सवाल मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि किसी भी महापुरुष का सम्मान करना, कोई भी पार्टी होती यदि वो कोई करती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको असल में ये देखना होगा कि जो आदिवासी हैं वो सिर्फ इस वजह से आपके साथ नहीं होंगे कि आप इनका सम्मान कर रहे हैं या इसलिए सोच रहे हैं। विकास बहुत जरूरी है, उनके लिए आप जो योजनाएं लाते हैं या ला रहे हैं या लाएंगे उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तब जाके शायद ये सोचेंगे कि इनको कुछ मिला है। देखिए राखी, बिल्कुल सच बात है और पैनल में हम तीनों भाई जो बैठे हैं तीनों पॉलिटिशियन हैं और बिना सियासत के किसी का उत्थान भी नहीं होता है किसी लोकतांत्रिक देश में। तो आप यदि कहते हैं कि इसमें सियासी बात हो रही है तो तीनों सियासी बात कर रहे हैं और सियासत जब होती है तभी उस वर्ग को उसके अधिकार मिलते हैं। तो और मुझे तो एक बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी को जो कर रही
आदिवासियों का, जो बार बार मैं कह रहा हूं कि हमारा नीति और शोध कहता है कि मेन स्ट्रीमाइजेशन करना जरूरी है। यदि सारे के सारे दलों का एक टनल विजन आदिवासियों की तरफ है, चाहे वो भाजपा से प्रेरित होकर होता हो, तो अंततः उस समाज का मेन स्ट्रीमाइजेशन होने से कोई नहीं रोक सकता, उस समाज को लाभ मिलेगा। यही हमारा भी उद्देश्य है, जो कि साकार होता हुआ दिख रहा है। जहां तक आदिवासियों की समस्याओं का विषय है, बिल्कुल सच बात है, बहुत सारी समस्याएं हैं और हम प्रतिबद्ध हैं कि उनका निवारण करना है। चाहे एकलव्य विद्यालय लाकर किया जा रहा हो, एकलव्य विद्यालय की एक कतार खोली गई है ताकि आदिवासियों के बच्चों का शिक्षा के जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको उनका उत्थान हो सके। चाहे सीएम राइज स्कूल्स का जो जाल बिछना है उसमें प्रमुखता दी जा रही है ट्राइबल एरियाज को। आप इतने बड़े पत्रकार है मध्य प्रदेश के, आपको पता होगा कि सीएम साहब ने क्या बोला है सभी कलेक्टरों को कि शासन प्रशासन की जितनी योजनाएं हैं मुझे 100% चाहिए कि वो आदिवासी क्षेत्रों में लागू हो। तो इसी को तो कहते हैं कि मेन स्ट्रीमाइजेशन और उसका साथ में विकास करना। तो विकास और मेन स्ट्रीमाइजेशन जब दोनों एक साथ जाते हैं तभी किसी समाज का उत्थान होता है। यदि आप केवल विकास कर देंगे और मेन स्ट्रीमाइजेशन भी नहीं करेंगे तो भी संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। मेन स्ट्रीमाइजेशन कर दे और विकास न करे तो भी उसका समुचित विकास नहीं हो सकता। हम विकास की दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, योगेश जी कुछ कह रहे हैं? जी राखी जी, मैं ये कह रहा था, गुलरेज जी एक ही बात को कम से कम 50 बार रिपीट करने से आदिवासियों का हित नहीं साध सकते, ना ही उनके वोटों को आप प्राप्त कर सकते हैं। अपनी डिबेट पे जरा गौर फरमाइएगा, कितनी बार आप एक ही वर्ड को रिपीटाइजेशन करते हैं। दूसरों के समय का थोड़ा ध्यान रखिए। आदरणीय, आपसे निवेदन है, आदिवासी वर्ग के लिए पिछले 17 सालों में शिवराज सरकार ने क्या किया? एक बात, आज भी आदिवासी वर्ग और जनजाति वर्ग उन क्षेत्रों में उनकी बात पूरी हो जाए, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। वहाँ नल, जल, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का अभाव है। बावजूद इसके क्या नाम बदलने से आदिवासी वर्ग या जनजाति वर्ग के हालात बदल जाएंगे? तो देखिए, घोषणाएं हैं, घोषणावीर मुख्यमंत्री हमारे हैं, घोषणावीर प्रधानमंत्री हमारे हैं, केवल वादे और झूठे आश्वासन ही इनका शासन है। आदिवासी वर्ग भली भांति परिचित है। इन्होंने आदिवासियों के SC ST वर्ग के जो आरक्षण थे उसको आपको मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। उस वर्ग के आरक्षण को खत्म करने की शुरुआत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कर ली है। किस प्रकार करी है? पूरे सार्वजनिक उपक्रमों को बेचा जा रहा है, सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण के माध्यम से आरक्षण समाप्त करने की और अग्रसर है मोदी सरकार। सिर्फ नाम बदलने से या चौराहों के नाम रखने से अगर आदिवासी वर्ग या जनजाति वर्ग का उत्थान होता है तो धन्य है शिवराज सरकार। जबकि कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर कई इस प्रकार के उपक्रम खोले थे जिनके माध्यम से आदिवासी वर्ग के लोगों को रोजगार मिला। आज वो क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर हैं, उनको राजनीति में भागीदारी प्रदान करी, बड़े बड़े पदों पर आदिवासी नेताओं को सुशोभित किया। आदिवासी वर्ग से सर्वाधिक टिकट पिछली विधानसभा चुनाव में अगर देने का काम किया है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। तो कांग्रेस पार्टी कहती नहीं है, करके दिखाती है। इसीलिए हम लोग जात पात के आधार पर राजनीति नहीं करते, हम सभी वर्गों के हितों को साधते हुए और एक ठोस नीति के आधार पर काम करते हैं। यही कारण है कि 70-74 साल में सर्वाधिक शासन देश और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया। देखिए, आप जातिगत आधारित राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी आज के साल में है। योगेश जी एक बात है, लेकिन एक बात जो मुझे लगी यहाँ पर, गुलरेज जी ने ये बात स्वीकार की है कि हाँ बहुत ज्यादा चीजें नहीं हुई हैं लेकिन करने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे, ये उन्होंने स्वीकार किया। यही तो शिवराज जी कहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मगर कर क्या पाते हैं? हाँ ठीक है, देखिए शिवराज जी भी यही एक मिनट गुलरेज जी, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये लोग बात करते हैं जो कभी प्रेजेंट में कन्वर्ट नहीं होती। नहीं, मैंने ये कहा 70 साल में बहुत सारी चीजें नहीं हुई है, मैंने ये कभी नहीं कहा। ऐसा है राजीव जी, हमारी उपलब्धियां मैं अभी बताऊंगा। आदिवासी वर्ग और जनजाति वर्ग भली भांति परिचित है भारतीय जनता पार्टी से। जो देखिए मुझे ऐसा लगता है ये बात तो, देखिए एक मिनट इसका जवाब दीजिएगा। ये बात तो मानते हैं, आप तीनों लोग बैठे हैं, मैं तीनों से पूछना चाहती हूँ कि ये बात तो मानते हैं कि बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुए हैं आदिवासी, अभी भी बहुत कुछ करना है उनके लिए, मानते हैं? हाँ गुलरेज जी बोलिए। देखिए राखी जी, आर्थिक रूप से जो पिछड़ापन था
उसमें 60 से 70% कामयाबी कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने हासिल करी है। आदिवासी वर्ग, आदिवासी समाज को उत्थान की जो बात करी है और उनके जो अधिकारी और कर्मचारी सरकारी विभागों में कार्यरत है, ये सब कांग्रेस पार्टी के शासन की। ठीक है योगेश जी, चलिए। हाँ गुलरेज जी बोलिए। 2003 में आदिवासियों की और उनके क्षेत्र की क्या स्थिति थी जब दिग्विजय सिंह का शासन हुआ करता था मध्य प्रदेश में? स्थिति यह थी कि ना बिजली हुआ करती थी वहां पर, ना वहां पानी की व्यवस्था थी और रोड इतने खराब थे कि जाने में व्यक्ति डरता था। आप पेटलावत से झाबुआ जाने की स्थिति में नहीं रहते थे। ये मैंने खुद ने इस चीज को देखा है। आज सब जगह मेनवेज बन चुके हैं, हाईवेज बन चुके हैं, स्टेट वेज बन चुके हैं और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत भी अंदर के रास्ते बन चुके हैं। दूसरी चीज, एक मैं डाटा दे रहा हूँ आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है और WHO जो है वो वैश्विक बॉडी है, ना कि भारत की है ना मध्य प्रदेश की है। 2002-2003 का यदि आंकड़ा देखें तो केवल 17% आदिवासी महिलाओं का संस्थागत प्रसव हुआ करता था। आज जो है ये आंकड़ा 62% से ऊपर हो गया है। तो ये हमने करके दिखाया है। एंड नॉट टू फॉरगेट कि महिलाएं जो होती है समाज का 50% अंग होती है और किसी भी समाज के यदि हालात समझने हो तो आप उसकी महिला को उठाकर देख ले, उसके क्या हालात है, आपको अपने आप पता समझ में आ जाएगा। तो मैंने जो कहा कि 70 सालों में जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। आप शिवराज जी के नाम पर इतना कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के मित्र, इनके 12 मुख्यमंत्री हुए हैं। रविशंकर शुक्ला तो कमलनाथ तक, तो उन्होंने क्या किया आदिवासियों के लिए कि इतनी बुरी स्थिति रही? हमारे तो शिवराज जी ने बहुत कुछ करके दिखाया, तभी तो हमको उठा रहे हैं इतना आदिवासी भी, हमको इतना प्यार दे रहे हैं। ठीक है, रविराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए और मुझे इसका जवाब भी दीजिएगा कि वाकई में स्थितियां 70 सालों में या 2003 के बाद से क्या वाकई कुछ बदली हैं? लगता है, मुझे तो नहीं लगता। हम जिस तरह की, मैं बहुत साफगोई से बोलूं, मध्य प्रदेश में देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि कुछ नहीं बदला, बदलाव हुआ है, लेकिन जो स्थितियां उनकी होनी चाहिए, जो उनको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। इसको स्वीकारने में क्या दिक्कत है? ये बात रखना चाहूंगा, जिस प्रकार से गुलरेज जी बोल रहे थे कि आदिवासियों के जो क्रांतिकारी, उनके नाम पर जो कार्यक्रम या आयोजन करने से आदिवासियों का विकास या उनके लिए कुछ करने का हम प्रयास करें, तो मैं गुलरेज जी से कहना चाहूंगा कि जो आदिवासियों के जो विकास के लिए जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा जो आ रहा है, उनका ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा आदिवासी के विकास के नाम पर खर्च होना चाहिए, वो पैसा आप कार्यक्रम या बड़े बड़े आयोजन करके या प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री जी को बुला के खर्च करने के बजाय उस कार्यक्रम के पैसे को बचा के आदिवासी क्षेत्रों में विकास के लिए आपको वो पैसा लगाना चाहिए। जिस प्रकार से हमने विगत भोपाल में देखा प्रधानमंत्री के आयोजन में कि जो आदिवासी ट्राइबल सब प्लान का जो 13 करोड़ रुपए जो है वो आदिवासी लोगों को दूर दराज से लाने के लिए बसों से भर के लाने के लिए जो खर्च किया, कम से कम वो ग्रामीण लेवल पर उनका अगर वो पैसा वहां खर्च होता तो कहीं ना कहीं आदिवासी की थोड़ी सी ज्यादा सुधारने की कोशिश कर सकती थी सरकार। दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि तो आदिवासियों की जो 60 सालों से कोई आदिवासियों का, ठीक है, कुछ हद तक आदिवासी मुख्य धारा में जुड़ने का जो प्रयास किया है, लेकिन वास्तव में जो आदिवासियों का विकास होना चाहिए तो नहीं पार्टियों ने नहीं किया। मैं कांग्रेस और भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं, अगर वास्तव में अगर आपने 70 सालों में आदिवासियों के लिए नहीं सोचा, आज जो प्रदेश में जो आने वाले चुनाव में मुख्य रूप से आदिवासी जो 20% की आबादी है, उसके लिए आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए जिस प्रकार से आदिवासी दोनों ही पार्टियों को याद आने लगे, तो क्या हम जयस के माध्यम से जो बेरोजगार युवा, पढ़े लिखे बेरोजगार युवा थोड़ी बहुत शिक्षा को हासिल करके हमारे संवैधानिक प्रावधानों को जानकर सड़कों पर उतर के भूखे प्यासे हम लोगों ने जिस प्रकार से लोगों को जन जागरूकता लाई है, जिस प्रकार से उसके अधिकारों के लिए हम अवेयरनेस लाए, जिस प्रकार से हमने शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क कोचिंगों के माध्यम से हमने आदिवासी गरीब बच्चों को या किसान के बच्चों को या अन्य समाज के बच्चों को हमने निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से हम लोगों ने जागरूकता के जो प्रयास किए, क्या ये चीजें क्या ये सरकार नहीं सोच सकती थी? क्या जिस प्रकार से आदिवासी के नाम पर जो आज हॉस्टलों के हालात, जो आदिवासियों की जो अनुसूचित जनजाति और जाति के जो हॉस्टल्स जो संचालित हो रहे थे, उन हॉस्टलों को बंद कर दिया गया है, तो वो हॉस्टल क्यों नहीं खुले? आज कोरोना गाइडलाइन के नाम पर उन हॉस्टलों को बंद कर दिया, तो वो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? आप एक तरह से आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ने की बात करते हैं और कहीं ना कहीं आप दोहरा रवैया करके उनके हॉस्टलों को बंद करके उनका एजुकेशन से पिछाड़ रहे हैं। दूसरी ओर आज हम प्रदेश में देख रहे हैं जिस प्रकार से सरकार, बीच में कांग्रेस की भी सरकार आई और शिवराज सिंह चौहान सरकार भी चल रही, तो आज 2013 से लेकर अब तक प्रदेश में कोई भी ऐसी वैकेंसी भर्ती परीक्षा नहीं निकाली जिससे कि बेरोजगारी की समस्या दूर कर सके। दूसरी ओर
आज जो अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लोगों को जो स्कॉलरशिप मिलते थे, आज 3 सालों से आपने स्कॉलरशिप बंद कर दी, तो वो किस प्रकार से आदिवासियों के विकास चाह रहे हो आप? एक और आदिवासियों के पैसों को आप पानी की तरह बहा रहे हो आयोजनों में, दूसरी ओर बोलते हो कि हम आदिवासियों की हितैषी है, आदिवासियों की जयंती मना, तो जयंती मनाइए, अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं और हमें भी खुशी है कि कम से कम आदिवासी जो क्रांतिकारी उनको आपने मुख्य धारा में उनको लाने के लिए बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, उसके लिए हम, लेकिन वो इस प्रकार से जो ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा है वो आप इस तरह से पानी की तरह खर्च कर रहे हैं, वो क्या आदिवासी का विकास हो सकता है क्या? ठीक है योगेश जी, एक बात और है, हम कुछ पुराने आंकड़ों को भी लेकर चलें तो एक बात तो है, देखिए 2018 की बात यदि हम छोड़ दें तो एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छी सीटें मिली हैं और एक वोट बैंक का आधार निकालें तो कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक भी इनको मिले, क्या वजह मानते हैं? देखिए, आदिवासी वर्ग 2018 में कांग्रेस पार्टी की तरफ टर्न आउट हुआ था। 80 में से 59 सीट्स और जनादेश, जन आशीर्वाद आदिवासी भाइयों ने कांग्रेस सरकार को, कमलनाथ जी को दिया था। 15 माह के अल्प कार्यकाल में 11 महीने कमलनाथ जी ने जो आदिवासी जनहितैषी कार्य किए उसको आदिवासी भाई भूला नहीं है। मैं बड़ी माफी से ये कहना चाहूंगा राखी जी, दूसरे चैनल पे मेरी डिबेट है 7:30 बजे। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ भी समय की सीमा है। गुलरेज जी जल्दी से अपनी बात रख लीजिए 30 सेकंड में, उसके बाद हम क्लोजिंग करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी और मेरी पार्टी के जो विचारधारा है उससे भी यही कहूंगा कि हम यही चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का और इस देश का जो आदिवासी ने जो कुछ भी समाज को दिया, बहुत कुछ दिया है, चाहे आदिवासी हमारे स्वतंत्रता के लिए लड़े हो, चाहे उन्होंने हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को बचाए रखा हो, चाहे उन्होंने मिशनरीज से जिस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखा, देश को सुरक्षित रखा, तो इन सब चीजों के लिए उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हम वो दर्जा देने का काम कर रहे हैं और मेरे बीच में जो जयेश के भाई हैं उनको भी कहता हूं कि आपको बहुत ही जल्दी और बहुत सारे इस प्रकार की चीजें दिखेगी जिससे आपको लगेगा कि हम मेन स्ट्रीमाइजेशन भी कर रहे हैं और विकास भी कर रहे हैं आदिवासी भाइयों का। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, ट्राइबल पर टशन वो तो होनी ही है, कितना ही कह लीजिए, लेकिन राजनीति में वोट बैंक की राजनीति होती है, बहुत प्रभाव पड़ता है और मुद्दा एक ही होता है विकास का। जो करेगा उसको साथ मिलता है, जो नहीं करेगा तो फिर आपने देखा है कि सत्ता कैसे पलट भी जाती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।